हम लोग पढ़ रहे थे NIS क्लास 12th को। सब्जेक्ट हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है मुगल शासन की स्थापना। इस चैप्टर को हम क्रम से पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में ये भाग नंबर 4 है। ठीक है, तो अभी हम लोग इससे पहले वाले पार्ट में क्या क्या देख चुके थे, एक बार आप उसको रिकैप करें। हमने क्या पढ़ा था? दिल्ली सल्तनत की समाप्ति। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद क्या हुआ था? जो अंतिम वंश था लोधी वंश, इसका अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को हरा करके ही बाबर ने क्या करा था? मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। बाबर के बाद इसका बेटा हुमायूं बना अगला शासक। हुमायूं को बीच में शेर शाह ने हराया। शेर शाह के ही जो अंतिम वंशज थे, उस समय तक शेर शाह का जो साम्राज्य था, जिसे सूर साम्राज्य कहा जाता था, वो बहुत कमजोर था, कमजोर स्थिति में था। इसी बात का फायदा किसने उठाया? हुमायूं ने। हुमायूं वापस से दोबारा आता है भारत में, अटैक करता है शेर शाह पे और दोबारा से यहाँ से मुगल साम्राज्य शुरू हो जाता है। लेकिन हुमायूं का मैंने आपको समझाया था कि किस्मत खराब रहा, पूरी जिंदगी लड़खड़ाते हुए गुजरी उसकी और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु भी हुई। कैसे हुई थी? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वह गिर करके मर गया था, मतलब पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब हुमायूं की हो गई है भाई मृत्यु। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद अगला कौन बनेगा शासक? अगला कौन बनेगा राजा? तो मैंने आपको बताया था, जब हुमायूं को शेर शाह ने हराया था और वह ईरान जा रहा था, तो बीच में सिंध वाले क्षेत्र में उसको एक बेटा हुआ था। उस बेटे का नाम क्या था? आपको बताया था, बेटे का नाम था अकबर। तो यही अकबर अब बनेगा अगला शासक। तो आइए अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। और जैसा ये टॉपिक है कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य, इस नाम से आपकी पुस्तक में ये वाला टॉपिक लिखा हुआ है। आई बात समझ में? देखिए, मैं आपको धीरे धीरे क्रम से बातों को समझा रहा हूँ। ठीक है, आप भी जरा ध्यान बना करके समझने की कोशिश किया कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल अकबर के बारे में, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और हुमायूं का बेटा ही है अकबर। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हुमायूं की मृत्यु हुई जनवरी 1556 में। और कहां पर? शेर मंडल पुस्तकालय में। शेर मंडल पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में, दिल्ली में। यहाँ की सीढ़ियों से गिर के वो मर गया। 1556 में जिस समय इसकी मृत्यु हो रही है, किसकी? हुमायूं की, उस समय अकबर क्या है? अकबर है जो वह है महज 14 वर्ष का। अकबर है महज 14 वर्ष का, 14 ईयर्स का। इस बात की जानकारी अकबर को मिलती है और अकबर का जो सेनापति होता है उसको द्वारा जानकारी अकबर को दी जाती है। और ये सेनापति बहुत इम्पोर्टेंट है, ये खासम खास रहता है अकबर का, और अकबर इसको बहुत ही पसंद भी करता था। ठीक है, इसके जीवन में इसका काफी प्रभाव था, अपना आइडल मानता था, कुछ इस तरीके का समझिए। तो बैरम खान के द्वारा इनको जानकारी मिली कि अकबर के पिता की मृत्यु हो चुकी है। और बैरम खान उस समय पंजाब में कालानौर में थे, इनके साथ में ही अकबर था। तो इन्होंने क्या करा? बैरम खान ने उसी समय
अकबर की ताजपोशी कर दी, मतलब अकबर का राज्याभिषेक कर दिया, अकबर के सर पर अब राजा वाला मुकुट रख दिया है। मतलब अब राजा कौन बन गया है? अकबर। किसके द्वारा? सेनापति बैरम खान ने इनको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, 1556 में, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और जिस समय अकबर अब राजा बन रहा है वह महज 14 वर्ष का है। समझ में आया इतना बात? आगे चल के देखते हैं कहानी में क्या क्या होता है। 1556 से लेकर 1560, मतलब जो ये 4 वर्ष का समय है, अकबर क्योंकि बहुत छोटी उम्र का है, महज 14 साल का है, शासन प्रशासन किस तरीके से चलाना है, एक राजा एक शासक के कार्य क्या होते हैं, काफी बड़ा क्षेत्र होता है, इन सब बातों को अभी अकबर अच्छे तरीके से नहीं जानता था। बैरम खां क्योंकि एक सेनापति था और इसको सारी जानकारी थी, तो आप ऐसा समझें कि 1556 से लेकर के 1560 तक बैरम खां के द्वारा जो पूरा मुगल शासन है वो कंट्रोल किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ठीक है, शासक ये नहीं है, शासक ध्यान रखे वो अकबर ही है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण फैसले हैं, बड़े बड़े काम हैं शासन प्रशासन में, जो अधिकांश शासक या राजा या महाराजा या सुल्तान ही करा करता था, क्योंकि अभी जो अकबर है वो काफी छोटा है, तो सारे काम कौन कर रहा है? बैरम खान। एक तरह से ये कहा जाए तो 1556 से 60 तक बैरम खां का शासन चला और इसी को कहा जाता है बैरम खां का दरबारी शासन। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि बैरम खां का दरबारी शासन कब से कब तक चला, तो 1556 से 1560 तक। ठीक है, जब बैरम खान का शासन चला, अकबर के अधीन ही था सब कुछ, तो एक हेमू था, हेमू और अफगानी जो मूल के लोग थे, इन लोगों के द्वारा विद्रोह करना शुरू कर दिया गया। अफगानी मूल का आप पहले देख चुके हैं, उन्हीं को ये लोग बार बार हराने पे लगे हुए थे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो हेमू और अफगानी विद्रोह एक तरह से इस समय पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसने क्या करा, बैरम खान ने अकबर ने बैरम खां के साथ मिल करके या बैरम खां की मदद से ही इस हेमू को हराया। और हेमू को हराया क्यों? क्योंकि जो ये हेमू था इसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था इसी समय के दौरान जिस समय अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो रही है। ध्यान से समझें, जिस समय हुमायूं की मृत्यु हो रही है जनवरी 1556 में, उसी समय हेमू और अफगानी विद्रोह जो था ये सक्रिय हो गया था, क्योंकि दुश्मन हमेशा मौके की तलाश में होता है, किस समय ये लोग काफी कमजोर स्थिति में हैं, उसी समय इन पर अटैक करा जाए, आक्रमण करा जाए। तो यही कुछ था हेमू का नीति, जिसमें उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था जिस समय हुमायूं की मृत्यु हो रही है। ठीक है, आई बात समझ में? तो हेमू को बैरम खां ने, जो बैरम खां का प्रशासन वाला समय है 1556 से 60 में, उस दौरान पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ और हेमू की हार हुई और अफगानी शक्ति को भी हराया गया। किसके? बैरम खां के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खां। आई बात समझ में? चलो अब आगे पढ़ते हैं। दोबारा से ध्यान दे, 1556 से 60 तक बैरम खां का शासन चला। अकबर का प्रिय था, विश्वसनीय था और अकबर के जीवन पे इसका काफी प्रभाव भी पड़ा। प्रभाव का मतलब ये है, आप देखिए, हम लोग अपने जीवन के जिस भी उम्र पे हों, जिस भी पड़ाव पे हों, समय के साथ साथ हम अपने जीवन पे या हमारे जीवन पे किसी ना किसी एक मुख्य व्यक्ति का या किसी ना किसी को हम अपना आइडल जरूर मानते हैं। समय के साथ साथ एक छोटा बच्चा होगा तो वो किसी कार्टून को या कोई एक एनिमेशन होगी या कोई सुपर हीरो होगा या कोई भी एक टीवी सीरियल का कोई भी एक स्टार होगा, कोई भी एक कैरेक्टर होगा, उसको अपने प्रभाव पड़ता है उसके जीवन में, वो भी उसकी तरह बनना चाहता है। जैसे ही एक बच्चा बड़ा होता है तो कोई किसी को मानता है, कोई सुपर स्टार्स को मानता है, कोई बड़े बड़े ऑफिसर्स को अपना आइडल मानता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ होता है, हम लोग किसी ना किसी को अपना आइडल मानते रहते हैं, समय के साथ साथ उसमें बदलाव भी होता है। ठीक है, तो अकबर के जीवन पर भी
किसका? बैरम खां का प्रभाव था। अकबर भी बैरम खां को बहुत अच्छा मानता था, ठीक है, सबसे प्रिय मानता था, विश्वसनीय मानता था, भरोसा करता था। आई बात समझ में? लेकिन हुआ क्या, जो ये 1556 से 1560 वाला समय है, इस समय पे बैरम खां का प्रशासन चल रहा है। राजा महाराजा वाले, प्रशासक वाले जितने भी कार्य हैं वो सब बैरम खां कर रहा है। तो अकबर को क्या हुआ, उसी के लोगों ने भड़का दिया कि भाई जो ये बैरम खां है, ऐसा ना हो आप इनको इतना अच्छा समझते रहें और ये मौके का फायदा देखकर आपको ही रास्ते से हटा दें और सारा मुगल साम्राज्य अपने अधीन कर ले। भड़का दिया, कल को यही आपका दुश्मन ना बन जाए, कुछ इस तरह की बातें करके। किसको? अकबर को। अकबर के साथ इनका फिर किसी बात को लेकर जब इस तरह का एक तरह से वहम भर गया दिमाग में, तो दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। बात चलते चलते आगे जाके अकबर ने, क्योंकि सुप्रीम तो अभी भी अकबर है, अकबर ने क्या करा, बैरम खां को बर्खास्त कर दिया या सस्पेंड कर दिया या नौकरी से निकाल दिया। समझो जिस भी पद पर ये था, इनको निकाल दिया और कहा कि आप जाइए, आप मक्का पर हज यात्रा करके आ जाइए, ठीक है। तो भाई सेवानिवृत्त कर दिया, जिसे आप अंग्रेजी में रिटायर्ड बोलते हैं, नौकरी से हो जाते हैं ना, मोस्टली सरकारी नौकरी में आप देखते होंगे कि रिटायर हो गए हैं 50, 55, 60 साल की उम्र में, है ना, नौकरी से निकाल दिए जाते हो आप, तो उसी को सेवानिवृत्त कहते हैं। रिटायर्ड कर दिया और मक्का की यात्रा के लिए बोल दिया। जैसे हमारे हिंदू धर्म में भी हम लोग बोलते हैं कि हम यात्रा पे जाएंगे, बहुत से देवी देवताओं की रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं ना, बुढ़े लोगों का ऐसी काम होता है जो वरिष्ठ उम्र के हो जाते हैं, तो इनको भी सेवानिवृत्त करा, बोला जाओ भाई मक्का यात्रा पर जाओ। ये मक्का यात्रा पर जा रहे थे तो रास्ते में ही ऑन द वे अफगानी लोगों ने इनके ऊपर अटैक करा और इनको, किनको? बैरम खां को मार दिया। किसको? बैरम खां को मार दिया। बैरम खां की हो गई मृत्यु, बैरम खां की हो गई मृत्यु। आई बात समझ में? अब बैरम खां की मृत्यु हो गई तो अब क्या होगा, इनकी जो बीवी है विधवा हो गई, बेटा भी है एक, इनका क्या होगा? तो विधवा जो थी इनकी, उससे तो किसने विवाह कर लिया? किसने? अकबर ने। बेटे को गोद ले लिया, ठीक है, आई बात समझ में? इसको खान खाना की उपाधि भी दी थी, मतलब ये समझो इसको अच्छे पोस्ट पे नियुक्त कर दिया था शासन में, उनकी विधवा से खुद शादी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर आप शादियों को लेके चौंकिएगा मत, यहाँ पर कई तरह की आपको शादियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बैरम खां सेवानिवृत्त, मक्का की यात्रा पे जाते हुए रास्ते में अफगानी लोगों ने आक्रमण करा और बैरम खां की हो गई मृत्यु। मृत्यु के पश्चात जो उनकी विधवा थी उससे अकबर ने कर ली शादी और बेटे को अपना लिया, ठीक है। अब अकबर का टारगेट क्या था कि अब अकबर बैरम खां के बाद संपूर्ण रूप से अब गद्दी पर है, सारे शासन प्रशासन के फैसले निर्णय सब के सब अब कौन लेगा? अब लेगा अकबर ही। तो अकबर ने अब जब शासन में आया तो उसने सबसे पहले तो अपने ही अंतर्गत, जो उसके ही विभाग में, उसके ही दरबार में, उसके ही ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स थी इंटरनल सामंतों के साथ या किसी तरीके की जो भी समस्या थी, उनको कोऑर्डिनेट करा, सबको मिला जुला के रखा, क्योंकि उसको मालूम था अगर हम लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो हम बाहर क्या जीतेंगे। तो बस इसमें इतना ही है कि उसने अपने ही अंतर्गत जो उसके अधीन थे, उसके डिपार्टमेंट था, उन सबको उसने मिला जुला कर रखा। जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि अब अकबर ने करा अपना साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार आप सभी को मालूम होगा क्या होता है। जैसे ऐसे देखो, जैसे मान लो ये इंडिया का नक्शा है, मैंने ऐसे बना दिया, अकबर समझो यहाँ पर है, जैसे मैंने ब्लैक गोला बना दिया, ठीक है। अब और देखो इसमें अकबर तो खाली इस ब्लैक गोले पे है, लेकिन यहाँ भी कोई है जहाँ रेड रेड दिखा रहा हूँ डॉट्स, ये सब मान लो अलग अलग राजा हैं, अलग अलग राजाओं के शासकों के क्षेत्र हैं। अब अकबर क्या चाह रहा है कि भाई मैं इनको भी जीतूं, मैं इन वाले क्षेत्रों को भी जीतूं जो रेड रेड डॉट्स है। तो अकबर जाएगा इस वाले क्षेत्र को जीतेगा, इसे अपने अंदर मिलाएगा, इस वाले क्षेत्र को जीतेगा, इसे भी अपने अंदर मिलाएगा, इस वाले को भी जिताएगा, जिनको मैं ग्रीन करता जा रहा हूँ समझते रहो, उनको जीत जीत के अपने में मिलाएगा। तो जो ये प्रक्रिया है
अपने क्षेत्र के बाहर जाकर के दूसरे क्षेत्र के लोगों को, शासकों को हरा कर और उनकी सीमा को अपने अधीन करना, अपने अंडर करना, अपने साम्राज्य का विस्तार कहलाता है। साम्राज्य मतलब जो एक छोटी सी सीमा तक लिमिटेड है अभी, उसे और उसकी बाउंड्रीज को फैलाना। आई बात समझ में? तो अकबर ने अपना साम्राज्य विस्तार किस तरीके से करा उसको देखेंगे, और इस साम्राज्य विस्तार के दौरान उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है, तो उनको देखते हैं। प्रमुख तौर पर जो उसके सामने समस्याएं थी वो था एक राजपूत वर्ग। ये काफी शक्तिशाली थे, टक्कर लेने में यही इसका मुकाबला कर सकते थे। राजपूत वर्ग था एक परेशान करने को। दूसरा था अफगान वर्ग। अफगान वर्ग आपको मालूम ही है, इससे पहले भी समझाया है। तो अफगान वर्ग हो गया। दूसरा दक्षिण भारत पर भी ये विजय हासिल करना चाह रहा था। तीसरा काबुल और गंधार में इसका ऑलरेडी शासन था, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा रहे थे। इस बात की जानकारी इसको भी थी कि काबुल और गंधार तो मेरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ शक्तियां ऐसी है जो मेरे विरुद्ध आने वाले समय पर मोर्चा कर सकती हैं, विद्रोह कर सकती हैं। तो साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत उसके सामने मुख्य तौर पर यह प्रमुख 4 समस्याएं थी, जिसमें मैंने पहले आपको बताया राजपूत वर्ग। ये राजपूत वर्ग कहाँ पर था? मुख्य था राजस्थान वाला क्षेत्र। और राजस्थान का मतलब पूरा राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान। यहाँ पर राजपूत लोगों का दबदबा था और यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए थे। दूसरा बताया मैंने आपको अफगान वर्ग। अफगान वर्ग का कहां से था? गुजरात, बिहार और बंगाल में। इन क्षेत्रों को भी जीतना था क्योंकि यहाँ पर अफगान वर्ग का कब्जा था। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र, जैसे ये भारत का नक्शा है, तो इधर नीचे वाले जितने भी ये एरिया हैं ये दक्षिण भारत कहलाएंगे। इधर के कुछ एक क्षेत्रों को जीतना ये भी इसकी चाह थी। काबुल और गंधार में एक तरह से इसके विरुद्ध कार्य हो रहे थे और उनको ये जीतना चाह रहा था। काबुल आप देखिएगा कि अफगानिस्तान वाला एरिया, मतलब अगर भारत का नक्शा ये है तो इसी के बगल में ये पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में जो ये अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर ही कहीं काबुल है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ इसके सामने चुनौतियां थी। अब देखते हैं आगे क्या क्या इसने एक्शन लिए साम्राज्य विस्तार के लिए। तो अगर साम्राज्य विस्तार का क्रम देखें, मतलब सीरियल वाइज किस किस तरीके से पहले इसने कौन से क्षेत्र को जीता, कौन से क्षेत्र पे पहले विजय हासिल करी, क्या क्या उसने वहां पर एक्टिविटीज करी, उन सबको यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अकबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें। अकबर ने अपना पहला दल भेजा, मतलब अपनी फौज भेजी मध्य भारत में, मतलब भारत का मिड वाला एडिशन, मध्य भारत में 1559 से लेकर 60 के बीच में, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने भेजी ग्वालियर पे, फिर ग्वालियर के बाद मालवा पे। मालवा का उस समय शासक कौन था? बाज बहादुर। बाज बहादुर मालवा को जीता और वहां पर उन्होंने आदम खान को तैनात करा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोंडवाना वाला क्षेत्र जीता, यहाँ की रानी दुर्गावती थी, उनको हराया और 1564 में ये इनके अधीन आ गया पूरा क्षेत्र। कौन सा? गोंडवाना वाला, ठीक है। तो 1559 से 60 तक लेकर इन्होंने ग्वालियर जीत लिया, मालवा जीत लिया और गोंडवाना ये वाला क्षेत्र जीत लिया। अब दूसरा टॉपिक आता है राजस्थान वाला। बताया था ना, राजस्थान वाला क्षेत्र आपको राजपूत, ठीक है। तो राजस्थान वाले क्षेत्र को भी इन्होंने जीता भी और मित्र भी बनाया वैवाहिक समझौतों से। मतलब अगर राजस्थान वाला क्षेत्र है तो उसको किस तरीके से जीता आप वो देखिएगा। यहाँ पर कुछ क्षेत्रों को तो इन्होंने जीता और कुछ क्षेत्रों के साथ मित्रता बना ली। मित्रता कैसी? वैवाहिक समझौतों से या वैवाहिक नीतियों से। समझौता तो नहीं, वैवाहिक नीतियों से। कैसे में? भाई राजस्थान का कोई क्षेत्र है, वहां का कोई राजा है, उस राजा की कोई पुत्री है, कोई राजकुमारी है, हमारी बात समझ में, उसकी कोई राजकुमारी है, उससे विवाह करा दिया। किसने? उस राजकुमारी का विवाह करवा दिया। किससे? मुगलों से। तो क्या हो गया? वो उधर बहू बन गई, ये ससुराल बन गया, ये ससुर बन गया, ये राजपूत। तो राजपूतों में कुछ एक राजा ऐसा रहा है जिसने अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? अकबर से, और उनकी अधीनता ऑटोमेटिकली बिना किसी लड़ाई झगड़े के ही स्वीकार कर ली।
कि भैया ऐसा है अकबर जी, हम आपके अधीन रहेंगे, जो आप आदेश कहेंगे हम मानने को तैयार है, आप हमारी बेटी से भी शादी कर लीजिए। आगे देखिएगा कैसे क्या क्या किसने करा, ये कौन था। साथ ही साथ जो राजपूत लोग थे उसने उनको मित्रता की तरह रखा। अगर किसी क्षेत्र को अकबर जीत भी जाता है, राजपूत क्षेत्र को, तो वहां पर जो अधिकारी या जो राजपूत वर्ग के शासक हैं, उनमें जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सेनापति हैं, जो भी बड़े बड़े पदों पर हैं, उनको उन्होंने मुगल सेना में नियुक्ति दी। मतलब अपने डिपार्टमेंट में, मुगल आर्मी में नियुक्त करा, जॉब दे दी। ठीक है। दूसरी बात जो मैंने आपको मित्र और वैवाहिक वाली बात बताई, विवाह बनने वाली, तो आमेर का राजा था, एक आमेर का राजा था भारमल। आमेर का मतलब आज अगर आप देखें तो इसी को जयपुर बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान की बात हो रही है, भूलिएगा मत। तो राजस्थान में जो आमेर था, आमेर का आज का नाम आप जयपुर से जानते हैं, तो यहाँ एक राजा था भारमल। भारमल ने अपने आप ही इनकी स्वीकृत कर ली मुगल साम्राज्य की अधीनता, मतलब कि मैं मुगल साम्राज्य के अधीन रहूंगा। खुद ही बोल दिया, खुद ही ऑफर दे दिया, किसको, अकबर को। अकबर मना थोड़ी करेंगे। अकबर ने कहा ठीक है भाई, अच्छा है। साथ ही साथ जो आमेर का राजा है भारमल, इसने एक प्रस्ताव रखा इनके आगे, एक प्रपोजल रखा कि अकबर जी ऐसा करिए, मेरी बिटिया से भी आप शादी कर लीजिए। तो बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा अकबर के आगे। अकबर ने भी कह दिया ठीक है भाई, कर लूंगा, शादी करने में क्या दिक्कत है। शादी भी कर ली। तो बेटी का नाम क्या था, हरकाबाई। ध्यान रखिएगा, बेटी का नाम क्या था, हरकाबाई। हरकाबाई नाम मोस्टली आपने नहीं सुना होगा, और इन्हीं को कहा जाता है जोधा बाई। ठीक है, आपने 2-4 मूवीज भी देखी होंगी जिनका बहुत तरीके से विद्रोह भी किया गया था। तो यही जोधाबाई भी थी। हरकाबाई और जोधाबाई एक ही के नाम है। तो जोधाबाई और हरकाबाई, जिनको कहा गया है नाम, उनके साथ विवाह करा दिया गया अकबर से। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा, इन्हीं से इनको एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है सलीम। बस बात यहीं पर तक समाप्त रखें, आगे सलीम के बारे में कहानी देखेंगे। लेकिन याद रखना ये कौन था, ये सलीम, किसके माता पिता कौन थे। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर विवाह भी हो गया। आमेर के राजा भारमल ने अपनी बेटी की शादी भी अकबर से करा दी और उसकी अधीनता भी स्वीकार कर ली। और ऐसा करने वाला यह प्रथम राजपूत राजा था। देखो परीक्षा में सवाल आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि वह प्रथम राजपूत राजा कौन था जिसने मुगल साम्राज्य के साथ वैवाहिक समझौता या नीति अपनाई थी। ठीक है, कुछ भी सवाल कर सकता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा राजा कौन था, आमेर का राजा भारमल। ठीक है, आगे चलते चलते इसने मेड़ता, जोधपुर को भी जीत लिया। लगभग राजस्थान पूरा जीत लिया था, लेकिन मेवाड़ का एक राजा था, मेवाड़ का एक राजा था जिनका नाम था महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप जो कि चित्तौड़ के थे। इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करी। भाई ऐसा है, हम तो नहीं करेंगे मुगलों की गुलामी, हम करेंगे तुम्हारे साथ लड़ाई। ठीक है, वॉर करो हमारे साथ। किसने, महाराणा प्रताप जी ने। ठीक है, तो इसीलिए महाराणा प्रताप जी का नाम इतिहास के पन्नों में शीर्ष स्थान पर अंकित है। तो महाराणा प्रताप जी ने कह दिया कि नहीं, हम तो नहीं करेंगे तुम्हारी गुलामी। ठीक है, चित्तौड़ के राजा थे, मेवाड़ राजा। ठीक है, तो इन्होंने अकबर को चुनौती दी और इनके बीच में हल्दी घाटी का एक युद्ध होता है। मतलब जो महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो युद्ध हुआ, जो मुगल शासन और महाराणा प्रताप के बीच में जो युद्ध हुआ, उसी को कहा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था, अगर परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जाए तो। परीक्षा में सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बशर्ते जिसने चैप्टर सही से पढ़ा है उससे कोई चिंता नहीं। हाँ, जिसने रट रखा है उसके लिए तो चिंता ही चिंता है। चलो, तो अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। युद्ध का परिणाम क्या निकला, महाराणा प्रताप जी हार गए, लेकिन फिर भी एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। ठीक है, आक्रमण करने के लिए फिर भी तैयार थे। युद्ध में भले हार गए, लेकिन बाद में भी उन्होंने इनके साथ युद्ध करे, छापामार पद्धति के तहत, मतलब छुप के, घात लगा करके इन पे अटैक करने के उनके और भी
एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं तो वो कहानी यहाँ पर बोलने का फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात रही राजस्थान को लेकर के और महाराणा प्रताप को लेकर के। आगे चल के देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। राजस्थान वाला मैटर आप लोग समझ गए, वहाँ किस किस तरीके से उन्होंने विजय हासिल करी, कुछ के साथ लड़ाई करके जीता, कुछ में उन्होंने शादी वाला वो काम करा है। ठीक है, तो ये हुआ राजस्थान वाला काम। अब जो अफगान मूल है ये विद्रोह करने पे लगे रहते थे इनके साथ। अफगान मूल बेसिकली जितना भी था मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में अच्छे समझा रखा है। अफगान मूल के लोगों का मुख्य तौर पर कहां पर शासन था? गुजरात, बिहार और बंगाल। गुजरात, बिहार और बंगाल, इन 3 क्षेत्रों को किस तरीके से जीता देखते हैं। 1572 में अफगानियों के विरुद्ध संघर्ष स्टार्ट करा। अफगानियों की तरफ से ही एक राजकुमार इत्तिमाद खान ने न्योता दिया कि आओ भैया जीत लो हमारे क्षेत्र को, या एक तरह से लड़ने का चैलेंज दे दिया। अकबर साहब ने एक्सेप्ट करा, खुद ही गए और जीत भी लिए। ठीक है, तो भैया वाला क्षेत्र जीत लिया। सूरत जो कि गुजरात में पड़ता है, इस वाले क्षेत्र को भी जीता। और इन्होंने जो पूरा गुजरात था ये बहुत कम समय में जीत लिया था। किसने? अकबर ने। जीतने के पश्चात इन्होंने क्या करा? पूरा का पूरा गुजरात का कार्यभार किसको दे दिया? मिर्जा अजीज कोका को। याद रखना, मिर्जा अजीज कोका को गुजरात हैंडओवर कर दिया अकबर ने जीतने के पश्चात। लेकिन जैसे इन्होंने गुजरात जीत लिया था अकबर ने, ये यहां से फतेहपुर सीकरी जा रहे थे। मतलब अकबर ने क्या करा? जीता, हैंडओवर कर दिया मिर्जा अजीज कोका को, यहां से फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा की तरफ चले गए। वहां चले गए तो वहां पहुंच के उन्हें क्या खबर मिलती है कि भाई गुजरात में जो हमने जीता था वहां तो फिर से कुछ बागी लोग, कुछ विद्रोह गुट आपस में इकट्ठा होकर, कुछ ग्रुप आपस में मिल करके उन्होंने फिर से विद्रोह शुरू कर दिया है। अकबर ने कहा ऐसा कैसे हो गया भाई, चलो। तो अकबर ने क्या करा? फटाफट बैठे अपने घोड़े में और वापस फतेहपुर सीकरी से गुजरात की ओर अभियान करा, वापस चले गए फिर से गुजरात। तो उस जमाने की बात है जिस टाइम घोड़ा गाड़ी, रेल, इस तरह की चीजें तो नहीं होती थी। मतलब रेल वगैरह या एरोप्लेन वगैरह तो नहीं थे, सब घोड़ा गाड़ी से ही जाते थे। तो 450 माइल्स का ये फासला था फतेहपुर सीकरी से गुजरात का, और इन्होंने 9 दिन में कंप्लीट करा था। गुजरात पहुंचते भी हैं और दोबारा से गुजरात को जीत लेते हैं। कौन? अकबर साहब। और जो आप ये देख रहे हैं कि 9 दिन में 450 माइल्स का सफर इन्होंने तय करा, ये अपना आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी आप देखिएगा कि कहाँ गुजरात और कहाँ आगरा है। आप ही लोग, अगर हम ही बात करें, आप घोड़े में बैठ करके जा सकते हैं क्या? तो इतिहास में इसको क्या कहा गया है? तीव्र गति अभियान, कि बहुत जल्दी गए हैं, बहुत स्पीड से गए हैं, बिना ज्यादा आराम करे। आई बात समझ में? गुजरात को लेकर के। ठीक है, तो फाइनली फिर से उन्होंने गुजरात जीत लिया। गुजरात जीतने के बाद इन्होंने बिहार और बंगाल की तरफ रुख करा जो कि अफगानियों के अधीन था। अकबर साथ में मुनीम खान खाना, ये दोनों के दोनों गए किस तरफ? बिहार और बंगाल का अभियान करने के लिए। और बहुत कम समय में इन्होंने पटना, मतलब वो बिहार और बंगाल को जीत लिया। इस प्रकार 1576 में जो स्वतंत्र शासन यहाँ पर चल रहा था पटना और बंगाल में, उसको समाप्त करा। एक तरह से 1576 में बिहार और बंगाल भी अकबर ने जीत लिया, अफगानियों को वहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। 1592 आते आते मुगल मनसबदार जो था राजा मानसिंह ने पूरे उड़ीसा को भी इसमें जोड़ दिया मुगल साम्राज्य में। ठीक है, अब नक्शे में अगर आप देखिएगा तो इसमें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। ये देखिए, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये बिहार वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये बंगाल वाला क्षेत्र दिख रहा है। तो इन सब चीजों को उसने जीत लिया। इधर गुजरात भी जीत लिया था। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ बातें हैं जो आप देखते जा रहे हैं। इधर राजस्थान वाला एरिया भी जीत लिया है। ठीक है, चलिए दोबारा से वापस आते हैं, हम कहां पर थे।
यहाँ पर थे हम, ठीक है। पूरे उड़ीसा को भी मुगल जो मनसबदार था, मनसबदार एक पोस्ट की तरह समझ लो आप, राजा मानसिंह मुगल साम्राज्य का ही था, इसने उड़ीसा को भी जोड़ करके मुगल साम्राज्य में बना लिया। तो आप देख रहे हैं कि मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, कैसे धीरे धीरे दूर दूर के क्षेत्र सारे जुड़ते जा रहे हैं। लास्ट में मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उसमें आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। 1558 के समय में दोबारा से कुछ युद्ध होते हैं अफगानों के द्वारा, और जो मुगल लोग होते हैं उनको फिर से दोबारा भगा देते हैं। और वहां पर जो जागीरदार वर्ग था, ये फिर से क्या हुआ कि ये लोग भी मुगल शासन के विरुद्ध हो गए। कौन? जागीरदार लोग। अफगान लोग आप देख रहे हैं बार बार परेशान करने का काम कर रहे हैं, एक बार हारे फिर से आ गए हैं। दोबारा यहाँ पर जागीरदार जो लोग हुआ करते थे उन लोगों को भी अब मुगल शासन से दिक्कत होने लग गई, क्योंकि इन्होंने अकबर ने एक नीति बनाई थी जिसमें जागीर में उनको अपनी जागीर प्रस्तुत करनी थी, कितनी जागीर उनके पास, और इस समय इस चीज का ये लोग विरोध कर रहे थे। तो उनके विरुद्ध अब जागीरदार लोग भी हो गए और अफगान भी हो गए। अफगान तो ऑलरेडी थे जो बार बार आने पे लगे हुए थे, कभी उनको भगा दिया, फिर से उनकी पन पे पैदा होने लग गई, जड़ें यही थी, वो फिर से अनेक लोगों के साथ मिलकर के विद्रोह करने को तैयार रहते थे। तो 1551 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पर 1551 में अफगान प्लस जागीरदार लोग मुगल साम्राज्य के विरुद्ध हुए। तो इसका क्या हुआ, काफी लंबे अंतराल के पश्चात मुगल ने बिहार, बंगाल और उसके नियर बाय, जो उसके निकटतम जो भी विद्रोह हो रहे थे इस तरह के जागीरदार के या अफगानों के, इनको भी शांत करा दिया, समाप्त करा दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। हम अकबर का साम्राज्य विस्तार पढ़ रहे हैं। बात आती है अब पंजाब की और उत्तर पश्चिमी की। पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्या हुआ, चलो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, ये लगभग आपका भारत का अगर नक्शा है ये, ठीक है। नीचे वाली इसको बोलते हैं दक्षिण दिशा, इधर जो है उसे बोलते हैं पूरब, इधर वाली को बोलते हैं पश्चिम, और ऊपर वाली को बोलते हैं उत्तर। रुको जरा सा इसको सही से बना देता हूँ। हाँ, तो जो ये वाली पोजीशन है इसे बोलते हैं उत्तर, ठीक है। ये हुई उत्तर, इधर वाली हो गई पूरब, इधर हो गई पश्चिम और इधर हो गई दक्षिण। तो लिखा हुआ उत्तर पश्चिम, तो भाई उत्तर पश्चिम कौन सा वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया उत्तर पश्चिमी सीमा। और पंजाब, पंजाब भी इधर ही पड़ता है, आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। तो चलो पंजाब और उत्तर पश्चिम में अकबर ने क्या करा, क्या नीतियां रही साम्राज्य विस्तार के तहत, उनको देखते हैं। पंजाब में मिर्जा हाकिम विद्रोह कर रहा था अकबर के विरुद्ध या मुगल शासन के विरुद्ध। अकबर खुद चले गया उसका सामना करने के लिए, अपनी नीति बनानी, प्लानिंग कर ली लाहौर की ओर। मिर्जा हाकिम को इस बात की जब जानकारी मिली तो वो वहां से भाग गया, और अकबर ने पूरा का पूरा जो एरिया है पंजाब वाला, लाहौर वाला, जो पाकिस्तान में भी है, इसको अपने अंदर कैप्चर कर लिया। आई बात समझ में। उत्तर पश्चिमी सीमाओं को उसने सुरक्षा में वरीयता दी, मतलब मैंने आपको नक्शे में बताया जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है, मतलब इस तरफ वाला जो एरिया है, यहाँ पर इसने सुरक्षा को काफी अहमियत दी और सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम करे। उसमें उसने क्या करा, काबुल जो अफगानिस्तान है, देखिए ये भारत का नक्शा, तो इसी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान के बाद जस्ट सटा हुआ एरिया है अफगानिस्तान का। तो काबुल अफगानिस्तान में ही एक जगह पड़ती है, उसको जीता और वहां पर अपनी बहन बख्तू निंसा बेगम को नियुक्त करा, उनके अधीन ये पूरा एरिया रखा। कुछ समय बाद उस एरिया को राजा मानसिब को सौंप दिया गया और राजा मानसिब को सूबेदार का पद दिया गया और जागीर के रूप में ये वाला एरिया इनको अलॉट कर दिया। आई बात समझ में। तो ये कुछ बातें हमने देखी कि पंजाब और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सीमा विस्तार को लेकर के
अकबर ने क्या क्या कार्य करे और किस किस को वहां पर नियुक्त करा। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या बातें हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही, आप समझ चुके होंगे अब उत्तर पश्चिमी किसे बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिम में ही एक कबीलाई किस्म का समझ लो सैनिकों के द्वारा बनाया हुआ एक गुट था। रोशनाइयों लोगों ने बगावत शुरू कर दी, मतलब मुगल शासन के विरुद्ध। अकबर ने क्या करा, जब अकबर को मालूम हुआ कि रोशनियों ने उत्तर पश्चिमी में इनके विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया है, बगावत कर दी है, तो अकबर ने बड़ी मात्रा में यहाँ पर फौज भेजी, अपनी आर्मी भेजी लड़ाई करने के लिए। सेनापति कौन था उस समय जब अकबर की साइड से भेजी गई सेना, तो जायेन खान। जायेन खान को भेजा। कुछ समय बाद जायेन खान की मदद करने के लिए उन्होंने राजा बीरबल को भी भेजा। बीरबल इनके 9 रत्नों में से एक था। बीरबल को भेजा। इसी युद्ध के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई, बीरबल डेड हो गया। तो पूछा जाएगा कि बीरबल भाई कब हुआ था, कौन से अभियान के दौरान उसकी मृत्यु हुई, तो रोशनाइयों के विरुद्ध जो अकबर का अभियान था उसमें बीरबल की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, बाद में अकबर ने राजा टोडरमल और राजा मानसिंह को भी भेजा। राजा टोडरमल और राजा मानसिंह, इन दोनों को भेजा और इन्होंने यहाँ पर फतेह हासिल करी, मतलब जीत हासिल करी और रोशनाइयों को हरा दिया और इनका विद्रोह जो था ये शांत हो गया। अकबर या मुगल साम्राज्य हमेशा से कश्मीर को अपने अधीन करना चाह रहा था, तो 1586 में कश्मीर को भी जीत लिया, कश्मीर भी अब अपने अधीन कर लिया। ये सब जो नाम बता रहा हूँ आप देखते रहिएगा, मैं आपको नक्शे में सारे दिखा दूंगा तो आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। कश्मीर को जीत लिया। 1590 में मुल्तान में शासक था बिलूचियों का। अकबर ने आक्रमण करा और धीरे धीरे देखो 1590 से 1595 लगभग 5 वर्ष का समय लगा और अकबर ने 1595 तक पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को, जो उत्तर पश्चिमी इधर वाला क्षेत्र है, इधर आज पाकिस्तान वगैरह को हम देखते हैं, इस पूरे क्षेत्र को उन्होंने लगभग पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ बातें हरी हैं अकबर के साम्राज्य विस्तार को लेकर के। दक्कन भारत की बात करें तो दक्कन भारत आप बेसिकली ऐसे समझिए कि भारत में जो मिड पॉइंट है, अगर आप बीचों बीच से रेखा खींचें और वहां से थोड़ा सा नीचे की ओर बढ़े तो उस वाले क्षेत्र पर इन्होंने किस किस तरीके से विजय हासिल करी, साम्राज्य विस्तार करा। जहां पर आप देखिएगा कि अगर आज देखें तो मध्य प्रदेश आ जाता है, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। तो 1591 में इन्होंने प्रस्ताव रखा, प्रभु सत्ता मतलब हमारी अधीनता स्वीकार कर लो। दक्कन में, दक्कन भारत के लोगों के लिए जो शासक है उन लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन, एक प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि भाई ऐसा है, मुगल साम्राज्य की या मुगल शासन की अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन परिणाम कुछ सेटिस्फैक्टरी इनको नहीं मिले, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, वहां की तरफ से कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो अकबर ने क्या करा, ठीक है भाई अब तुम अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हो तो लड़ाई करो, ठीक है। आक्रमण का नीति बनाई, प्लान बनाया। 1595 में अहमदनगर को जीता, अहमदनगर पे कूच करके, ठीक है, सॉरी जीता नहीं, अहमदनगर पर इन्होंने कूच करा और यहाँ पर कुछ खास सफलता इनको नहीं प्राप्त हुई, मतलब टोटली रूप से नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने वो एरिया कैप्चर कर लिया था। 3 साल बाद 1598 में राजकुमार दानियाल, अच्छा ये राजकुमार दानियाल कौन है, ये अकबर का ही बेटा है, राजकुमार दानियाल। 1595 में अहमदनगर का अभियान करा, लेकिन 3 साल बाद 1598 में राजकुमार दानियाल और खान खाना ने मिलकर के अहमदनगर को फाइनली कैप्चर कर लिया, जीत लिया। तो ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बीजापुर का शासक के साथ मित्रता हुई और जो बीजापुर का शासक था इसने अपनी पुत्री का विवाह दानियाल से करा दिया, मतलब अकबर के सन से इसने शादी करा दी, तो ऑटोमेटिकली ये क्षेत्र भी उसी के अंतर्गत आ गया। अब दक्कन भारत में अगर फाइनली देखा जाए तो 1605 तक लगभग कौन कौन से क्षेत्र आ चुके थे, एक अहमदनगर, एक बुरहानपुर, एक बरार, एक असीरगढ़, ये कुछ नाम हैं
जो मुगल शासन के अंतर्गत आ चुके हैं दक्कन भारत की ओर से। ठीक है, 1605 का समय आया और इस 1605 के समय में क्या हुआ, अकबर की हो गई मृत्यु, अकबर गया मर, अकबर की हो गई मृत्यु। मृत्यु कैसे हुई, इतिहासकारों के सबके अपने अपने विचार हैं इस बारे में। आप बेसिकली सिर्फ इतना समझिए कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से या लंबी बीमारी चलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। अब अकबर जो था, मैंने आपको एक बात बताई कि इनका एक बेटा था, अकबर का एक बेटा था, अकबर का एक बेटा था और ये बेटा बहुत ही एक तरह से कहिए अपने पिता का सम्मान नहीं करता था, उनका विद्रोह ही करता रहता था। ये हमेशा से यह चाहता था कि ये राजा बने, ये शासक बने। इसका यह सोचना था कि इसके पिता मतलब अकबर को इतना शासन का कार्य नहीं आता है और इसने अपने पिता मतलब अकबर को काफी परेशान भी करा। ठीक है, विद्रोह करा अपने ही पिता के विरुद्ध, बहुत सी काम करे, वो सब आपको यहाँ समझने की जरूरत नहीं है लेकिन। ठीक है, तो ये जो बेटा था, मैंने आपको भी बताया था, जो जोधा बाई थी उनसे एक बेटा हुआ था जिसका नाम था सलीम। ठीक है, याद है, जो आमेर का राजा बताया था आपको, जयपुर वाला राजपूत वाला जो राजा था, जिसने खुद अपनी बेटी के लिए कहा था कि मेरी बेटी से कि आप शादी कर लीजिए अकबर साहब। तो उन्हीं से इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम था सलीम, और यही सलीम को आप लोग जहांगीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सलीम इज इक्वल टू जहांगीर, जहांगीर का बड़ा होने का नाम था, मतलब सलीम जो नाम था इसका ये बचपन का नाम था और बड़े होकर के यह जहांगीर कहलाया। तो अब 1605 से हम लोग किसके बारे में देखेंगे, जहांगीर के बारे में। ठीक है, जहांगीर के बारे में, और जहांगीर के बाद जो उसका बेटा होगा शाहजहां, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, तो ये भारत का कुछ नक्शा है, इसमें देखिए आपको सब बता रखा है कौन कौन से क्षेत्र इसने जीत लिए थे। ठीक है, आप देखिए ये सब के सब आपके सामने मैंने दर्शा रखे हैं यहाँ पर किस तरीके से। ये काबुल वाला क्षेत्र भी जीत लिया था, इधर जो ये आज आप पाकिस्तान देख रहे हैं ये पूरा ये क्षेत्र भी जीत लिया था, इधर कश्मीर को भी जीत लिया था, अजमेर राजस्थान गुजरात बरार को जीत लिया था। ठीक है, उड़ीसा जीत लिया था, बंगाल जीत लिया था, बिहार जीत लिया था। तो ये जो आपको मैं देखो एक रेड कलर से एक लाइन बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये लगभग जितना रेड लाइन के अंदर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा किसने, अकबर ने जीत लिया था। लगभग इतना भारत ये इस समय क्या था, मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही हैं अकबर के बारे में जो आपको मैंने बताई। ठीक है, अब हम इसके बाद वाले वीडियो में क्या देखेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर समझने में इजी हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं और आगे वाले वीडियो में मिलेंगे फिर। ओके।